हेलो क्लास 10th स्टूडेंट, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल वेलकम टू ऑल इन वन क्लासेस में। ठीक है बच्चों, जैसा कि हमारा एग्ज़ाम का डेट शीट क्या आ चुका है, लॉन्च हो चुका है और हमारे एग्ज़ाम फरवरी से चालू होकर मार्च तक ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी सीरीज में हमने अपना एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच फरवरी 2026 लॉन्च कर रखा है, जिसमें हम मैथ और साइंस के जो क्या एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो है करने वाले हैं। इसमें हम वो सारे क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस कुछ सालों में कंटिन्यूसली सीबीएसई के द्वारा पूछे जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, और हमारा प्रोसीजर क्या होता है कि हम हर दिन एक सैम्पल पेपर उठाएंगे, उस सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे और फिर क्या करेंगे, प्रॉपरली उस सैम्पल पेपर को हम करेंगे। तो आज हमारा पहला लेक्चर होने वाला है इसी सीरीज में। तो हमारा कंटेंट क्या होगा, सैम्पल पेपर 1 का। तो बिना कुछ टाइम और वेस्ट किए हुए हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों, जो कि क्या बहुत ही ज़्यादा बार पेपर में पूछा गया है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 1800 एंड देयर एचसीएफ इज 30। ठीक है, इफ वन नंबर इज 300 देन अनदर नंबर इज, मतलब वो बोल रहे हैं कि दो संख्याओं का एलसीएम 1800 है, एचसीएफ 30 है। यदि एक संख्या 30 ही है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो बच्चों ये हमारे चैप्टर 1 से क्वेश्चन पूछा गया। तो चैप्टर 1 में हमें पता है कि क्या किसी भी संख्या का यदि एलसीएम और उसका एचसीएफ इनको मल्टीप्लाई कर दे तो उन दोनों संख्या, जैसे मान लो एक संख्या ए है मेरी, एक संख्या बी, इन दोनों के मल्टीपल के बराबर होगा। हाँ जी सर, ये हमें पढ़ाया गया। तो बच्चों देखो, इस क्वेश्चन में हमारे पास एलसीएम कितना है, हमारा एलसीएम है 1800। ठीक है, एस सी एफ कितना है बच्चों, 30। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए बी ए, यानी पहली संख्या मुझे कितनी दे रखी है बच्चों, 300 दे रखी है। और क्या पूछा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो उसको मैं क्या मान लेता हूँ बच्चों, उसको मैं बी मान लेता हूँ। ठीक है बच्चों, तो बी कैसे निकलेगा हमारा, देखो ये मल्टीप्लाई में रिलेशन में हमारा, तो अगर ये इक्वल टू को उधर मल्टीप्लाई है तो ये इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ आया। फिर हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। देखो इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से 3 10 30, और इस 10 से अगर हम 1800 को काटेंगे तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 180। तो यानी हमारी दूसरी संख्या क्या होगी बच्चों, 180 होगी। तो आपको देखो कितना आसान तरीके से मैंने आपको पूरा कंसेप्ट भी समझा दिया और हमने आंसर करने का तरीका भी सीख लिया। तो अगर आप मेरी तरह इस सीरीज में जुड़े रहे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये 20 नंबर जो एक एक नंबर वाले और दो दो नंबर वाले जो 20 नंबर हो गए, 40 नंबर आप विद इन 30 मिनट्स में, यानी पेपर के शुरू के 30 मिनट में ही आप मैथ और साइंस के 40 नंबर बिल्कुल पक्के कर लोगे। ठीक है, बस आपको क्या करना है, मेरे सीरीज को फॉलो करना है। ठीक है बच्चों, यदि आप दूसरा क्वेश्चन पता है, यदि कहता है ए और बी क्या है, क्या है, रूट्स है, यानी बहुपद है किसके, इसके, तो देन ए प्लस बी की वैल्यू बताओ। इस सॉरी बच्चों, या ए बी नहीं है, मतलब गामा और बीटा कह लो। यदि गामा और बीटा इस बहुपद के क्या है, शून्यंक है, क्या है, शून्यंक है, तो बोल रहे कि गामा प्लस बीटा का मान क्या होगा। बच्चों ये चैप्टर 2 से क्वेश्चन पूछा गया। चैप्टर 2 में जैसा कि हमने पढ़ा है, क्या, यदि कोई भी बहुपद होता है यानी कोई भी पोलिनोमियल है, तो यदि हम उसके शून्य अंकों का योग करते हैं तो किसके बराबर आता है हमारा आंसर, माइनस का बी बटा ए। किसके बराबर आता है, माइनस का बी बटा ए। तो बस कुछ नहीं करना है, इक्वल टू में माइनस तो फॉर्मूले का है, और यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है मेरी, -5, जैसे कि मैंने टिक लगाया है। ठीक है, और ए की वैल्यू क्या है बच्चों, एक्स स्क्वेयर का अगर कुछ नहीं है तो उसको हम क्या मान लेंगे, एक। तो माइनस से माइनस कट गया बच्चों, तो ऊपर क्या बच गया मेरा, +5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, +5। तो आप देख रहे हो कि हमने कंसेप्ट भी पढ़ लिया कि शून्यांकों का योग किसके बराबर होता है, -b बटा ए, और हमने करके भी देख लिया बच्चों। तो इससे क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता रहेगा कि नहीं, हम पेपर में बिल्कुल ही, अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कितने कम टाइमों में कैसे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये समीकरण दे रखा है। ठीक है बच्चों, ये क्या दे रखा है, समीकरण। फिर वो पूछ रहा है कि इस समीकरण के इनमें से कितने हल होंगे, यानी इस समीकरण का कैसा हल है। तो ये आपका चैप्टर 3 में से पूछा है। देखो चैप्टर 3 में आपको ये पढ़ाया होगा कि मान लो कोई दो समीकरण है, मान लो A1 A2। ठीक है, ऐसे B1 B2, और ऐसे ही क्या होगा, C1 C2। अगर ये आपस में बराबर हो, क्या हो, अगर आपस में बराबर होंगे तो अनगिनत हल होंगे, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। यदि ये दोनों बराबर नहीं होंगे पर ये बराबर होंगे, B1 B2 बराबर C1 C2 के, तो केवल एक हल होगा। और यदि ये बराबर है पर ये बराबर नहीं है तो इसका
कोई भी हल नहीं होगा बच्चों। तो इसी चीज़ को हम लगाते हैं अपने क्वेश्चन में। हाँ जी सर। तो देखो बच्चों, इसमें हमारा A1 क्या है सर 2, A2 क्या है सर 4, ठीक है, B1 क्या है सर 3, B2 क्या है सर 6, C1 क्या है सर 11, देखो C1 क्या है सर 11, और C2 क्या है बच्चों 22। ठीक है, कुछ नहीं, देखो x के पहले वाला A1 लेते हैं, y के बाद पहले वाला B1, और जिसमें x और y कुछ नहीं है उसे हम क्या लेते हैं C लेते हैं। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ओके सर, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ओके सर, 11 1 जा 11, और 11 2 जा 22। तो सबका 1/2 यानी सेम आंसर आया। यदि सबका सेम आंसर आया तो मैं ये कह सकता हूँ कि A1 बराबर है मेरा B1 के, B1 बराबर है C1, यानी सब आपस में बराबर है। तो बच्चों इसके कैसे होंगे, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, यानी अनगिनत इसके हल होंगे। तो आपने देखा, मैंने यहाँ पर आपको कंसेप्ट भी रिवीजन करा दिया और आपको क्वेश्चन करने का तरीका भी बता दिया। हाँ जी सर, आपका ये अप्रोच हमें बहुत ही बढ़िया लगा और बहुत ही मदद करेगा। कुछ नहीं बच्चों, बस आप क्या हो, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहो। मैं आपको ऐसी रिवीजन करा दूंगा पेपर में, विद इन 30 मिनट में साइंस और मैथ दोनों का 40 मार्क्स जो है अपने पास गेन कर लोगे। ठीक है बच्चों। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, डिस्क्रिमिनेंट निकालो इस वाले पोलिनोमियल का, यानी ये आपको समीकरण दे दिया जो कि कैसा है, द्विघात समीकरण है, और इसमें विविधकार पूछा है, यानी डी की वैल्यू पूछी है। तो बच्चों हमें पता है चैप्टर 4 से है, चैप्टर 4 में आपको पढ़ाया होगा आपके टीचर ने कि डी बराबर होता है किसके, B² माइनस 4AC, किसके, B² माइनस 4AC के। तो कुछ नहीं बच्चों, यहाँ आपको वैल्यू पुट करना है। तो देखो इसमें बी क्या होगा, ये एक्स के ऊपर जिसमें 4 है, यानी 4 का स्क्वायर। फिर क्या बोल रहा है, माइनस का 4, ए क्या है बच्चों, x² के पहले वाली वैल्यू जो कि कुछ नहीं होता तो वहाँ 1 ले लेते हैं। और c क्या है बच्चों, ये प्लस का 4, क्या है बच्चों, प्लस का 4। तो बच्चों देखो 4 का स्क्वायर बच्चों सर 16, और माइनस का 4 को प्लस के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 16। तो बच्चों प्लस का 16 में से माइनस का 16 किया तो कितना आंसर आया बच्चों, 0। क्या आंसर आया हमारा बच्चों, 0। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, 0। यानी इस वाले समीकरण का डी क्या हो जाएगा, डी जब भी आपको डिस्क्रिमिनेंट पूछे या विविध कार पूछे तो क्या आप निकालोगे, 0। इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 0। नहीं तो आप डी बराबर है B² माइनस 4AC लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। फिर चलते हैं हम अपने बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्या दे रखा है हमें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी चैप्टर नंबर 5 से हमें क्वेश्चन पूछ रखा है, जिसमें हमें क्या पूछ रखा है कि हमें कॉमन डी निकालना है, यानी डिफरेंस निकालना है। तो बच्चों डी निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, क्या, दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दो, यानी A2 में से A1 माइनस कर दो, या A3 में से A2 माइनस कर दो। ठीक है बच्चों, हाँ जी सर, हमने ये पढ़ा था। तो बस बच्चों कुछ नहीं है, इसी तरीके से देखो 7 में से 10 माइनस कर दो, यानी पहले हमने दूसरा पद लिया, फिर हम क्या लेंगे, पहला पद लेंगे। तो प्लस का 7 में से माइनस का 10 किया तो क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का 3, प्लस का 3 नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, क्या लेंगे हम, माइनस का 3, क्योंकि इसमें हमारा A2 जो पद होगा वो क्या होगा, 7 है, और A1 पद क्या, 10 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 3। हाँ जी सर, समझ आ रहा, अब इसी तरीके से बस पढ़ाया जाओ, कोई नहीं। ठीक है बच्चा, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको अभी तक मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, आपको कंसेप्ट मेरे समझ आ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं आप हमारे द्वारा वो सारे कंसेप्ट कराए जा रहे हैं जो हमारी बुक्स में भी है और पेपर में भी पूछने का बहुत चांस है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है ये दो समान त्रिभुज का क्षेत्रफल 9:16 है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। बच्चों ये चैप्टर नंबर 6 में क्वेश्चन है, कुछ नहीं। अगर ये क्या एक थ्योरम है, क्या बच्चों ये एक थ्योरम, इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, क्योंकि आपको पता है क्लास 10th में 3 थ्योरम आती है, जिसमें से एक थ्योरम पक्का 5 मार्क्स में पूछा ही पूछा जाता है। ये क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा, कुछ नहीं, हमें क्या दे रखा 9:16। तो 9 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 3 का। 16 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 4 का। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 3:4। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 3:4। ठीक है बच्चों, हाँ जी सर, समझ आ गया आपके तरीके से। ठीक है, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है द कोऑर्डिनेशन ऑफ ओरिजिन आर, यानी मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। बच्चों सबसे पहले मूल बिंदु समझो, देखो ये कोई भी एक रेखा है, तो इसमें इसे हम क्या कहेंगे, वाई रेखा, यानी ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सेस प्लस में, ये वाई एक्सेस माइनस में। ऐसी एक रेखा एक्स, ये एक्स एक्सिस प्लस में, एक्स एक्सिस माइनस में। तो मूल बिंदु बच्चों वो होती है जहाँ एक्स रेखा वाई रेखा क्या हो, काटती है, यानी ये वाली बिंदु जिसको मैंने डार्क सर्कल किया है। तो मूल बिंदु बच्चों कितनी होती है, 0 × 0।
इसे ही हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु। तो बच्चों इन चारों ऑप्शनों में हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है, डी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी बच्चों क्या है, डायरेक्ट जो है ट्रिग्नोमेट्री से यानी त्रिकोणमिति से हमारा ये पूछा गया। इसमें क्या पूछ रहा है, 1+tan² का मान ज्ञात करो। तो बच्चों अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो सब ये क्या एक फॉर्मूला है, कैसा, 1+tan² बराबर होता है थीटा sec² थीटा के, किसके, sec²। ऐसे ही 1+ अगर कोट² पूछा होता बच्चा तो क्या बोलते हैं आप, cosec² थीटा के, किसके, cosec² थीटा के। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे मैंने आपको एक क्वेश्चन से आंसर भी बताया, प्लस में ये भी बता दिया कि पेपर में अगर ऑल्टरनेटिवली 1+tan² की जगह अगर 1+कोट² पूछेगा तो उसका आप आंसर क्या लिख के आओगे। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो गया, sec² थीटा। ठीक है बच्चों, आपको अगर मेरा यह अप्रोच बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। या फिर अगर आप चाहते हो कि सर नहीं मुझे इस टॉपिक पर डाउट है, प्लीज़ इस टॉपिक पे एक पूरा डिटेल वीडियो बना दीजिए, तो मैं उस टॉपिक पे भी डिटेल वीडियो बना दूंगा। और ये आपको सैम्पल पेपर की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करना। बच्चों इसमें क्या पूछ रहा है, cos 60 का मान क्या होगा वो बताइए। तो इसमें कुछ नहीं है, आपको मैडम ने स्कूल में ये पढ़ाया होगा ट्रिग्नोमेट्री में कोण के वैल्यू याद करना। एक 0 डिग्री पे, एक 30 डिग्री पे, एक 45 पे, एक 60 पे और एक 90 पे, यानी 5 जगह कोनों के माप होते हैं और 6 हमारे क्या होते हैं, वैल्यू होते हैं ना, कोस, साइन, कोस, सेक, टैन, कोट और कोसेक। ये क्या होते हैं, हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्री टर्म होती है, इनकी हमें क्या होती है, वैल्यू याद करनी होती है। तो बच्चों कुछ नहीं, अगर आपको याद होगा तो cos 60 को हम क्या कहते हैं, 1/2, यानी क्या कहते हैं हम बच्चों, 1/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है बच्चों, हाँ जी सर, ये भी पता है कि हमें मैम ने बताया था कि ये डिग्री पे भी क्या होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ जी सर, अब टेंशन मत लो, मैं पूरा एक डिटेल चैप्टर बनाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री पे, वो सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, लॉन्ग लंबे वाले, लॉन्ग टर्म टाइप्स वाले, जो कि क्या पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसका मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ, पर मुझे कुछ टाइम देना, मैं आपको 10 जनवरी से पहले पहले वो वीडियो अपलोड कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है बच्चों, प्लीज़ आप बस मेरे पे विश्वास रखो और मेरे द्वारा सारे अपलोड किए गए वीडियो को के क्वेश्चन क्या करो, खुद से ट्राई करो। बच्चों ये क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मेजर किससे होता है, यानी अवनवन कोण किससे मापा जाता है। बच्चों आपने पता होगा उन्नयन कोण किससे मापा जाता है, जब हम किसी भी चीज़ को ऊपर की तरफ देखते हैं तो उन्नयन कोण, यानी इस वाली रेखा को, वाई वाली रेखा को जब हम देखते हैं, मैं पेन बदल लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मान लो एक लड़का खड़ा है, अगर वो ऊपर की तरफ देख रहा है यानी वाई एक्सिस को देख रहा है, तो ये तो क्या हो गया उसका उन्नयन कोण। पर अगर वो नीचे की तरफ देख रहा है, मान लो ये एक लड़का खड़ा है यहाँ पे, ठीक है बच्चों, पर अगर वो नीचे की तरफ देखता है यानी क्षैतिज रेखा पे, किस पे, वर्टिकल लाइन पे देखता है, तो वो कैसा बनाता है बच्चों, अवनवन कोण बनाता है। कैसा बनाता है बच्चों, अवनवन कोण, यानी इस एक्स रेखा को क्या कहते हैं हम, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। यानी अवनवन कोण किस पे बनता है, हॉरिजॉन्टल पे, और उन्नयन कोण किस पे बनता है बच्चों, वर्टिकल पे। ठीक है बच्चों, देखो मैंने आपको एक कंसेप्ट यानी एक क्वेश्चन से मैं आपको दो क्वेश्चन ही बना रहा हूँ कि ऑल्टरनेटिवली क्या पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये एक थ्योरम भी है। ये क्या आपका एक थ्योरम है जो पेपर में 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा, कैन बी ड्रोन, हम खींच सकते हैं एक सर्कल में। ठीक है, कहाँ से, एक पॉइंट जो कि आउटसाइड है सर्कल के, यानी वृत्त के बाहर किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, वो हमसे पूछ रहा है। जैसे बोल रहा है, मान लो ये क्या है, सर्कल, मान लो ये क्या है, एक बिंदु, मान लो ए बिंदु है, तो इस बिंदु से आप कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो। तो देखो बच्चों, हम खींचने की कोशिश करते हैं, मान लो ये एक स्पर्श रेखा खींची और ये एक खींची, क्या इसके अलावा आप खींच सकते हो आप, अगर ये खींचोगे तो ये बीचों बीच चली जाएगी, तो स्पर्श रेखा नहीं हुई। तो बच्चों क्या, मैक्सिमम सिर्फ दो ही तरह की रेखा जो है स्पर्श रेखा खींची जा सकती है किसी भी एक बिंदु से। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। और यही बच्चों आपको क्या है, एक थ्योरम भी है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अपने एक अलग चैप्टर की तरफ, जो कि क्या आपका थ्योरी है। ठीक है, थ्योरिकल क्वेश्चन है, ये आपको मैं जो है डिटेल वीडियो में मैं आपका क्या कराऊंगा, इसको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, ये आपका किससे रिलेटेड है, ये आपका 7th चैप्टर कोऑर्डिनेशन है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, यदि किसी रेखाखंड यानी किसी एक लाइन सेगमेंट को यदि एम एन रेशो में इंटरनली यानी आंतरिक रूप से काटा जाता है, तो वो कौन सी रेखा होती है, यानी किसी रेखाखंड को एम एन के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो बच्चों किसका उपयोग किया जाता है, पैरेलल लाइन यानी समांतर रेखा का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, समांतर
रेखा का उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। अब हम आते हैं अलग अगले क्वेश्चन पे। एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर, यानी क्या कह रहा है, अर्ध गोलाकार, यानी इस प्रकार का जब हम एक आकृति है यानी अर्ध गोलाकार ऐसा होता है, इसकी त्रिज्या उन्होंने बोल रखी है क्या, आर, क्या बोल रखी है, आर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, तो इसका क्षेत्रफल हम निकालते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं आपको इसका लॉजिक बताऊं तो बच्चों, एक सर्कल का क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस सर्कल को क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो आप भी क्या कर दो, इसको 2 से भाग कर दो, आधे से भाग कर दो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो बिल्कुल लॉजिक की तरह समझो एक एक कंसेप्ट को, क्वेश्चन कैसे बन रहा है, कैसे फ्रेम हो रहा है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आया आप, ठीक है बच्चों, तो हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर, यानी त्रिज्या आर वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो मतलब ये क्या पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि मान लो इस तरीके से कोई इमेज है, यानी ये अर्धवृत्ताकार है, ठीक है, जिसकी क्या है, रेडियस आर है। तो बोल रहा है कि इस इमेज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। या तो आप इसे याद कर लो, पर अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मुझे कंसेप्ट भी समझाओ कि हमें याद नहीं करना पड़े, मैथ तो क्या होता है, मैथ होता है समझने का सब्जेक्ट। तो बच्चों देखो, हमें पढ़ाया जाता है कि क्या, एक पूरे वृत्त का, यानी एक पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या करा, इस वृत्त को आधा कर दिया, तो इसको भी क्या कर दो आप, इसको आधे यानी 2 से भाग कर दो, तो ये आपका आंसर आ गया। हाँ जी सर, तो ये आपको लॉजिकली भी क्या समझ में आना चाहिए कि इसका आंसर 1/2 ही क्यों बना, क्योंकि हमें पता है एक पूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसका आधा ही कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो बच्चों शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है पाई आर एल होता है। आपने तो बहुत ही क्वेश्चन ही करे होंगे पूरा 13वां चैप्टर में, 10 से 15 क्वेश्चन, तो आई होप आपने प्रैक्टिस जरूर करा होगा पेपर में बैठने से पहले, क्योंकि एरिया और सरफेस चैप्टर ऐसा जिसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे पूछ रखा कल्पित माध्य विधि का सूत्र, यानी बच्चों माध्य, यानी हमारा जो 14वां चैप्टर है उसमें हमें जो है वो किस पे बेस है, माध्य, माध्यिका और बहुलक पे। किस पे, माध्य और माध्यिका बहुलक, यानी मीन मीडियन मोड, इंग्लिश में कहे तो मीन मीडियन मोड। तो मीन जो है यानी माध्य, उसी के 3 टाइप होते हैं, किसके, मीन, यानी माध्य के कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप। उन्हीं 3 टाइप्स में से एक टाइप है कल्पित विधि। कौन सी विधि बच्चों, एज्यूम्ड मीन विधि, मेथड। तो बोल रहे कि उसका सूत्र क्या होता है, तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस समीशन ऑफ एफ डी अपॉन में समीशन ऑफ एफ। ठीक है बच्चों, ये क्या है, मीन का एक मेथड है। तो बच्चों ये बोल रहा है कि इन चारों में से ऐसा फॉर्मूला कौन सा दिख रहा है, तो इन चारों में से ऐसा फॉर्मूला हमें दिख रहा है बी। कौन सा दिख रहा है बच्चों, ऐसा फॉर्मूला बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। आप बच्चों घबराओ मत, मैं इस पर बाकायदा इस पर पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा आपको मीन मीडियन मोड पे। ठीक है, जो कि पेपर में कंटिन्यूसली पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पासा फेंकने पर 4 बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, यानी प्रोबेबिलिटी चैप्टर आपको पता है अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका बगैर तो आपका क्वेश्चन पेपर पूरा होगा ही नहीं, कोई सा सैम्पल पेपर उठा लो। तो बच्चों क्या बोला है, एक पासे में आप देखते हो कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। फिर बोल रहा है 4 से बड़ी संख्या, यानी 4 नहीं लेनी है, 4 से बड़ी कितनी संख्या होगी बच्चों, 5 6, यानी टोटल संख्या होगी 2। और 1 2 3 4 5 6 कुल संख्या होगी मेरी 6। अगर मैं इसको काटूं तो 1/3, तो कितना आंसर आ गया बच्चों, 1/3, यानी 1/3। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। बोल रहा है किसी प्रयोग, यानी सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, यानी आपने एक एक्सपेरिमेंट करा, ठीक है, उसके सभी पॉसिबल आउटकम का सम कितना होगा, यानी किसी प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की प्रायिकता का योग क्या होगा। वो बताओ क्या पूछ रहा है, मान लो आपने एक सिक्का उछाला, क्या आपने क्या उछाला, एक कॉइन उछाला, तो देखो कॉइन में क्या आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल। वो बताओ क्या कह रहा है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मैंने कहा 0.5, टेल आने की प्रोबेबिलिटी मैंने कहा 0.5। तो वो कह रहा है कि इन दोनों को जोड़ दो तो क्या आएगा, 1। यानी जितने भी संभावित परिणाम है, यानी पॉसिबल परिणाम किसी प्रोबेबिलिटी के, अगर आप उनको जोड़ दोगे तो आपका आखिरी में क्या आंसर, आपका आखिरी में क्या आंसर आएगा बच्चों, 1। या फिर आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो, किसी प्रायिकता में सभी परिणामों का जोड़ कितना होता है, 1 होता है। आपके टीचर ने भी बताया होगा कि कोई भी प्रायिकता जो प्रोबेबिलिटी 0 से तो बड़ी होगी, ठीक है, लेकिन 1 से छोटी होगी। किससे, 0 से बड़ी लेकिन 1 से छोटी को क्या कहते हैं हम, प्रायिकता कहते हैं। और प्रायिकता का बच्चों एक ये भी फॉर्मूला होता है 1 +
प्रोबेबिलिटी होने की किसके बराबर होगा, नहीं 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 बच्चों, यहाँ प्लस नहीं आएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी होने की बराबर है प्रोबेबिलिटी नहीं होने की। ये बच्चों भी आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है प्रोबेबिलिटी चैप्टर से। ठीक है बच्चों, तो हम देखो बिल्कुल ही अपने क्वेश्चन खत्म करने वाले हैं अपना 20 नंबर का विद इन 20 मिनट्स में। बच्चों मीडियन देखो क्या आ गया, मीडियन। तो बच्चों जब आप पढ़ोगे, मैं आपको मीडियन क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नाम की एक चीज़ पढ़ोगे, जिसमें क्या करते हैं हम, आपको एफ दिया रहेगा, उन सभी को आप क्या करोगे, जोड़ दोगे। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं हम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जब भी आप मीडियन यानी माध्यिका निकालोगे, तो आपको किसको जोड़ना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारा किसका आंसर क्या हो जाएगा मीडियन में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बच्चों अटमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बोल रहा है क्या, एक द्विघात यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसका एक आंसर 2 है एक आंसर 3 है। ठीक है, यानी एक वह द्विघात समीकरण बनाओ जिसका मूल 2 है और दूसरा मूल क्या है, 3। मैं आपको बच्चों इसका एक रामबाण सूत्र देता हूँ। बच्चों ये आप बस क्या कर लो, रट लो। देखो एक्स स्क्वायर माइनस गामा प्लस बीटा प्लस में गामा इंटू बीटा, ये बस रट लो। इसके पीछे लॉजिक क्या आप 11वीं में जान जाओगे। ठीक है बच्चों, तो देखो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर हो गया बच्चों, माइनस का माइनस, गामा कितना है 2 मान लो, बीटा कितना 3 मान लो। ठीक है बच्चों, गामा कितना है 2, बीटा कितना बच्चों 3। ठीक है, अगर अब मैं इसको सोल्व करूँ तो क्या आंसर हो गया मेरा, एक्स स्क्वायर 3 2 5 यानी माइनस का 5x और 3 दूना 6, यानी ये आपका क्या हो गया बच्चों आंसर। यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। ये आप क्या कर लो, बस रामबाण सूत्र है जो आप क्या कर लो, रट लो। ये आप कोई यूनिक चीज़ नहीं पढ़ाई मैंने, ना ही मैंने कोई इन्वेंट किया। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, ये 11th 12th का क्या है, एक एडवांस वर्जन है जिसमें हमें पढ़ाया जाता है। आप ऊपर लेवल पे जाओगे तो आप भी समझ जाओगे कि मैंने लिखा क्या। ठीक है, तो बस अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ये नहीं जानना है कि सर ये बताओ क्या क्यों है, ये कैसे क्यों है। हमें अभी मार्क्स पे इंपॉर्टेंट करना है कि सर हम मार्क्स कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे ला सके। और आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, यानी इनमें से कौन सी एक अपरिमेय संख्या। ये तो बच्चों आंख बंद करके भी कोई बता देगा, √2। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ बढ़िया लगा, ठीक है, ठीक है, अगर आप मेरे पे विश्वास कर सकते हो कि नहीं कि सर जो पढ़ा रहे हो बढ़िया पढ़ा रहे हो, और साथ ही साथ हमें कंसेप्ट भी रिवाइज करा रहे हैं, ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन भी बता रहे हैं, तो बच्चों आप मेरे पे विश्वास कर सकते हो। और बच्चों प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, टेलीग्राम से भी ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं PDF जो है रेगुलरली बेसिस पे अपलोड करता रहूँगा, आपके लिए क्वेश्चन अपलोड करता रहूँगा। आप क्या करना, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, अगले दिन मैं आपको आंसर विद वीडियो के साथ प्रोवाइड भी करा दूंगा। और इस तरीके से अगर हम तैयारी करेंगे तो हम 100 में से 95 98 ला सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप इस बात का क्या हो, टेंशन फ्री हो जाओ। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी 10वीं क्लास में कहीं पढ़ता था, मेरे खुद 100 आउट ऑफ 95 आया। नहीं विश्वास होगा तो मैं अपना मार्कशीट जो है टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा आपके लिए। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ के लिए आप क्या हो, टेंशन फ्री हो जाओ कि आप एक नॉर्मली मतलब टीचर से पढ़ रहे हो। नहीं, मैं भी क्या हूँ, मैथ का ही एक टीचर हूँ और बहुत ही जल्दी प्रोफेसर बनने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो अगर आपकी दुआ रही तो बहुत ही जल्द बन जाऊंगा। और बच्चों के लिए मैं जो कुछ करना चाहता हूँ ताकि आपको क्या हो, बढ़िया से बढ़िया आप भी मार्क्स अटेंड कर लो और अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करो। तो एक बार फिर से, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ बढ़िया लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रॉम